Friends, welcome to Study Mode On, so tension gone. My name is Sakshi. I am a qualified chartered accountant and I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, economic activities, non-economic activities, difference between trade and commerce, then auxiliaries to trade, then business risk and factors affecting starting of a business. ये सब हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसमें. तो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. जैसे अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप कौन सा बिज़नेस करने वाले हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से फॉर्म में उस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं. क्योंकि कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपको आपका एग्जिस्टिंग बिज़नेस एक्सपेंड करना है, तो फॉर्म डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं. जैसे पहले ये सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें जो है एक ही ओनर है, वही सब कुछ मैनेज करता है, सारे डे टू डे डिसीजंस वही लेता है, सब कुछ मैनेजमेंट उसी के हाथ में होता है. देन आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो कलेक्टिवली बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन लेती है और सब कुछ मैनेज करती है. देन पार्टनरशिप आता है, जिसमें पार्टनर्स जो है एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट में एंटर करते हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड्स वो शेयर करते हैं, डिसीजंस वो कलेक्टिवली लेते हैं. देन कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है. उसमें इंडिविजुअल्स जिनका गोल कॉमन है वो सोसाइटी फॉर्म करते हैं एंड बिजनेस और सोसाइटी के नेम पे रन करते हैं. फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी. जैसे जो लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं वो कंपनी फॉर्म में ऑपरेट होते हैं, जिसमें ओनर की और कंपनी की आइडेंटिटी डिफरेंट होती है. कंपनी फॉर्म करने के भी काफ़ी सारे रूल्स, रेगुलेशंस और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम आगे देखेंगे. तो हमारा टारगेट ये रहेगा इस चैप्टर के लिए कि हम हर वीडियो में एक एक फॉर्म को पढ़ें. तो आज का हमारा टारगेट रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप. तो स्टार्ट करते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर हम नेम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सोल का मतलब होता है ओनली, वन. देन प्रोप्राइटर, दैट इज़ ओनर. ये ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसे सिर्फ ओनर ही ऑपरेट करता है, सारे डे टू डे डिसीजंस वो लेता है. मोस्टली जो स्मॉलर स्केल के बिज़नेस होते हैं या बहुत सारे बिजनेसेस इनिशियल लेवल पे जो ऑपरेट होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं. अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आपके घर के आसपास कोई छोटी सी किराना स्टोर या स्टेशनरी शॉप, कोई मैकेनिक की शॉप, मतलब जिसमें आपने देखा होगा एक अंकल सुबह आके शॉप ओपन करते हैं, पूरा दिन वो खुद मैनेज करते हैं. हो सकता है उनके वहाँ 2-3 वर्कर्स हो, बट मेजरली उस बिज़नेस को वही हैंडल करते हैं. तो इस तरह के बिजनेसेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जिसका होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ओनर के पास होती है. तो मोस्टली इस तरह का बिज़नेस पर्सनलाइज सर्विसेज जैसे सैलून्स हो गया, ब्यूटी पार्लर्स हो गया, उसमें यूज़ होती है, या स्मॉल रिटेल शॉप जो कि एक स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करती है. तो इस चैप्टर में क्या है ना, मैं आपको जैसे अलग अलग फॉर्म्स पढ़ाऊँगी ना, उनके फीचर्स पढ़ाऊँगी, उनके मेरिट्स पढ़ाऊँगी, डीमेरिट्स पढ़ाऊँगी. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में तो मेजरली ये 3 पॉइंट्स ही हैं. आगे जो दूसरी फॉर्म्स हैं उसमें और भी पॉइंट्स होंगे, पर मोस्टली फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स. तो इसमें क्या रहेगा ना, आप फीचर्स समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसी में से मेरिट्स के पॉइंट भी मिलेंगे और डीमेरिट्स के पॉइंट भी मिलेंगे. कुछ जगह आपको लगेगा पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, बट आप एक बार फीचर्स अच्छे से समझ जाओगे ना तो मेरिट्स और डीमेरिट्स आप खुद ही फ्रेम कर पाओगे. बस एक बार आप अच्छे से उस फॉर्म को पूरा एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ ना, आप वो समझ लो तो आपके वर्ड्स में आप फ्रेम कर पाएंगे. ठीक है. तो अब मैं आपको फीचर्स बताती हूँ. फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर. तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें कोई मेजर लॉ या लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, कोई भी उसे स्टार्ट कर सकता है. कुछ बिजनेसेस में हो सकता है आपको लाइसेंस रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. बट वैसे मेजरली जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, तो ईजी क्लोज़र होता है, ईजी ही उसका फॉर्मेशन होता है. आप कभी भी बंद कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. इसमें कोई ऐसा मतलब लॉ या रेगुलेशंस का कुछ बाउंडेशन नहीं रहेगा. सो पहला पॉइंट फॉर्मेशन एंड क्लोजर. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं लायबिलिटी ना इसमें अनलिमिटेड है. मतलब जो ओनर है ना वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा. अगर बिज़नेस को, मान लो बिज़नेस को कोई डेट्स रीपे करने हैं, बट अभी बिज़नेस के पास फंड्स नहीं है, तो ओनर को हो सकता है अपने पर्सनल असेट्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी सेल आउट करके वो डेट्स को रीपे करना पड़े, क्योंकि इसमें उसकी लायबिलिटी ना अनलिमिटेड होती है. वो ऐसा नहीं कह सकता ये बिज़नेस की लायबिलिटी है, बिकॉज इसमें बिज़नेस और ओनर सेपरेट नहीं है. इसका भी एक पॉइंट अभी आएगा, मैं आपको बताती हूँ. देन आता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट.
मतलब रिस्क जो है ना, रिस्क भी उसका है, रिवॉर्ड भी उसका है, क्योंकि इसमें वो किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहा। तो अगर बिज़नेस फेल हुआ तो भी वो प्रोप्राइटर का, अगर वो बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ तो भी प्रोप्राइटर का। बेसिकली जो रिस्क वो ले रहा है उसका रिवॉर्ड उसी को मिलने वाला है, इसमें कोई और नहीं है। देन आता है कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटर में कंट्रोल पूरा का पूरा उसके ओनर के पास ही है। वो कभी भी कोई भी डिसीज़न ले सकता है, उसको किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, बिकॉज पूरा बिजनेस वही उसने कैपिटल लगाया, वही उसे मैनेज कर रहा है, वही डे टू डे चीज़ों को हैंडल कर रहा है, वही सारे डिसीजंस ले रहा है, तो पूरा कंट्रोल उसी के पास है। देन नो सेपरेट एंटिटी, जैसे मैंने आपको बोला इसमें उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि क्या होता है ना, जो लॉ है ना सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में ना, लॉ उसके ओनर में और बिजनेस में कोई भी ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं करता कि बिज़नेस अलग है और ओनर अलग है। इसमें दोनों को, इंडिविजुअल को और बिज़नेस को कलेक्टिवली ही कंसीडर किया जाता है, उनकी आइडेंटिटी सेपरेट नहीं मानी जाती। तो बिज़नेस में जो भी हो रहा है उसके लिए ओनर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देन आता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है ना, अब मैंने जैसे आपको बोला ये बिज़नेस स्टार्ट ओनर कर रहा है, तो ये बिज़नेस का एंड होने का रीज़न भी वो ओनर ही बनेगा। बिकॉज क्या है ना, अगर वो ओनर के साथ कुछ भी होता है, जैसे मान लो उसकी डेथ हो जाती है, इनसैनिटी हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, बैंकरप्सी हो जाती है, कोई भी ऐसा फिजिकल एलिमेंट या ऐसा कुछ भी जिसकी वजह से अब ओनर कैपेबल नहीं है उस बिज़नेस को रन करने के लिए, तो वो बिज़नेस ऑटोमेटिकली शट डाउन नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज ये बिज़नेस, अगर ये बिज़नेस बॉडी है तो ओनर उसकी सोल है, बिना ओनर के ये बिज़नेस रन नहीं कर सकता। तो ओनर को कुछ भी होता है तो बिज़नेस तुरंत बंद हो जाएगा। देन आते हैं मेरिट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था फीचर समझ जाएंगे ना, तो उस हिसाब से आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट्स मिलेंगे। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी ना तो आप समझोगे। जैसे पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। तो क्विक डिसीजन क्या है, अब ओनर को किसी को पूछना नहीं है, ये उसका बिजनेस है, सारे डिसीजन वो खुद ही लेगा, तो वो प्रॉम्प्टली डिसीजन ले सकता है मार्केट को एनालाइज करके कि अभी मुझे करंटली अगर मार्केट में ऐसी डिमांड है तो मुझे उस हिसाब से अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में ये चेंज करना है। मतलब इसमें क्या है ना, इसमें एक दो कीवर्ड्स हैं, जैसे टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आई है तो टाइमली आप उसे कैपिटलाइज कर लो, किसी और को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका मेरिट है कि आप क्विकली डिसीजंस ले सकते हैं। देन सेकंड आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें ओनर की है, बिज़नेस की है, जो भी बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, बिकॉज सब इन्फॉर्मेशन ओनर के पास ही है, तो सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। नहीं तो जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को खतरा। और दूसरी बात क्या है, इसमें लॉ भी बाउंड नहीं करेगा कि आपको आपके अकाउंट्स फर्निश करने हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो बहुत सारी कंपनीज़ की लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ऐसा आता है कि उनको अपने वो अकाउंट्स फर्निश करने पड़ते हैं फॉर पब्लिक, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। छोटा सा तो बिजनेस है तो वो पब्लिक के लिए क्यों फर्निश होगा। तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी कम्प्लीटली मेंटेन रहती है। थर्ड वन आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। इसमें ओनर जो भी काम कर रहा है, जो भी एफर्ट्स वो दे रहा है, उसका कंप्लीट इंसेंटिव उस ओनर को ही मिलने वाला है। देन आता है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मतलब अब इसमें जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, इसमें क्या होता है ना, ओनर जैसे जो भी काम कर रहा है उसका पूरा बेनिफिट उसे ही मिलने वाला है, तो इससे उसको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है अपने एबिलिटीज़ में कि मैं ये कर सकता हूँ। अब मान लो एक जन जॉब करता है, उसके बॉस ने उसको टारगेट दिया है कि इस बार हमारी कंपनी को इतना टर्नओवर होना चाहिए, उस हिसाब से इतने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इतने टाइम में आपका वर्क कंप्लीट रहना चाहिए। वो टारगेट्स अचीव करेगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन होगा, बोनस मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बिज़नेस की बात करें तो एक जन ने टारगेट रखा है, इस बार मेरे बिज़नेस को मुझे इतना प्रॉफिट इस बार अर्न करना है, वो भी मेहनत करेगा, मेहनत दोनों कर रहे हैं, बट जो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट उस बिज़नेस वाले को मिलेगा ना, जो वो खुद के लिए रन कर रहा है, सैलरी वाला भी कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, बट मेजरली वो उसके बॉस का जो टारगेट है ना उसके लिए काम कर रहा है, और बिज़नेस वाला वो खुद के लिए काम कर रहा है। तो जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट में डिफरेंस है ना दोनों का, तो वो बिज़नेस वाले का एक अलग ही लेवल पे होगा, बिकॉज वो खुद के लिए कर रहा है, जो एफर्ट्स वो डाल रहा है उसका बेनिफिट उसे ही मिलने वाला है। हाँ, कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है वो तो आगे पता चलेगा, बट जो भी है वो खुद के लिए कर रहा है, तो ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंस उसको मिलता है। फिर आता है लास्ट, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये हमने पहले अभी फीचर्स में पढ़ा कि इजीली फॉर्म भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें नहीं होती है। तो ये मेरिट्स हो गए। देन अगर मैं बोलूँ तो लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन आती है लिमिटेड रिसोर्सेज।
लिमिटेशन और लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है ना उसमें, जैसे अब ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप, वो ओनर ही जो है उस बिज़नेस को मैनेज करने वाला है, तो वो अपनी पर्सनल सेविंग्स लाएगा, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से बोरो कर सकता है। बट क्या है ना, इस तरह के बिजनेसेस में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना हेसिटेट करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये बिज़नेस की सर्टेनिटी डिपेंड करती है उस ओनर पे। उस ओनर को कुछ भी होता है तो वो बिज़नेस की कंटिन्यूटी को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। तो इसलिए जो है ना वो उनको नई फंड्स प्रोवाइड करते इनिशियल फेजेस पे। आगे भी जाके चांसेस कम ही रहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म लोन्स उनसे मिलें। तो पर्सनल सेविंग और बोरोइंग्स, सिर्फ इतने से अगर आपको बिज़नेस रन करना है तो आपके बिज़नेस का साइज़ हमेशा स्मॉल ही रह जाएगा। इन केस आपको अपना बिज़नेस अगर हायर स्केल पे लाना है तो आपको फॉर्म को ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप को आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट नहीं कर सकते। सेकेंड में बताऊँ तो लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, ये वही पॉइंट फिर से आ रहा है कि जो है वही पर्सन कंट्रोल कर रहा है, तो कुछ भी डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट, बैंकरप्सी, ऐसा कुछ भी होता है तो बिज़नेस क्लोज हो जाएगा। बिज़नेस के क्लोजर में ये मतलब ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि बिज़नेस कितना चलेगा। देन आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी हमने अभी पढ़ा था कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये फीचर्स वाले पॉइंट है ना, वही मेरिट्स और डीमेरिट्स में डिवाइडेड ही है कि क्रेडिटर को अगर अपने ड्यूज़ रिकवर करने हैं तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी बात आ सकती है। इसीलिए क्या होता है ना, सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसको हमेशा रिस्क लेने से डर लगता है, वो हमेशा लेस इंक्लाइंड होता है कोई भी ऐसा रिस्क जो एक्सपांशन या ग्रोथ को अफेक्ट करता है, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ तो उसके लिए वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। देन आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, कि सब कुछ उसको ही मैनेज करना है। तो जब वो सब कुछ मैनेज करने वाला है तो हर एक चीज़ का टैलेंट उसके पास नहीं होगा। बिज़नेस में परचेजिंग होगी, सेलिंग होगी, फाइनेंसिंग होगी, अकाउंटिंग होगी, जो भी मैनेजमेंट होता है वो सब कुछ उसको ही करना है। उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी नहीं रख सकता क्योंकि फंड्स भी लिमिटेड है। हाँ, 1-2 वर्कर्स वो रख सकता है या और भी थोड़े रख सकता है, बट हर एक डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट वाइज काम होता है ना, वैसे वो अलग अलग जगह के स्पेशल एक्सपर्ट्स को नहीं हायर कर सकता और सारी एक्सपर्टीज़ उसमें भी नहीं हो सकती। तो इसलिए एक लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है इस तरह के बिजनेसेस को रन करने के लिए। तो बेस्ट तो ये स्मॉल स्केल में चल सकते हैं या फिर जैसे पर्सनलाइज नेचर ऑफ सर्विसेज मैंने आपको बताया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस अच्छा तो है, जैसे अगर आपको आपके बिज़नेस को स्मॉल स्केल पे रन करना है, लो कैपिटल से रन करना है, कंप्लीट कंट्रोल अपने ही पास रखना है, लेकिन रिस्क लेने का डेयरिंग भी होना चाहिए, तो इसमें आप आपके बिज़नेस के कंप्लीट हीरो आप ही हो। रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है, कंट्रोल भी आपका है, कैपिटल भी आपका है, मतलब सब कुछ आपका ही है। तो आप ही कंप्लीट हीरो बन जाओगे सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कम्प्लीटली सोल प्रोप्राइटरशिप। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक आप ये सोल प्रोप्राइटरशिप को रिवाइज करके आना आपके घर के आसपास। अब आप देखोगे ना तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए ना, ये सब आप सच में देख पाओगे अगर आपके आसपास जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाली मैंने आपको बोला, स्मॉल किराना स्टोर या मैकेनिक शॉप या स्टेशनरी शॉप जो भी होगी, मतलब आप उसमें देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में मुझे आपके सजेशंस देना, और आपने अपने आसपास ये सब ऑब्ज़र्व किया या नहीं ये भी मुझे बताना। तो थैंक यू।